वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी के द्वारा जेनजीज को दिए गए एडवाइस के बारे में, आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की रेड, मारुति सुजुकी, अंबुजा सीमेंट, महिंद्रा फाइनेंस, चाइना के मिलिट्री इंफ्रा और आईटीसी होटल्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज है मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी के बोर्ड ने हिसाशी टाकेउची को फिर से एमडी और सीईओ के रूप में री अपॉइंटमेंट करने का अप्रूवल दे दिया है और अब वो अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक पोजीशन पर रहेंगे। टाकेउची को पहली बार अप्रैल 2022 में एमडी और सीईओ बनाया गया था, जब केनिची आयुवाका का टेन्योर 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ था। खैर ये न्यूज आपको काफी अजीब सी लगी होगी क्योंकि जैपनीज नाम था और मैंने क्या कमाल का प्रोनाउंसिएशन किया है, इसके लिए तो यार एक लाइक तो बनता है। और ये जो हिसाशी टाकेउची हैं, इनको अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही होगी, क्योंकि पहले इनको निकाला वर्ड शायद सही नहीं रहेगा, उसकी जगह किसी और को हायर किया, फिर वापस से अब ये लोग हिसाशी टाकेउची को रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ तो बात रही होगी टाकेउची में। तो ऐसा ही होता है कंपनीज में, अगर आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते हो तो कंपनी एक बार आपको अगर रिटायरमेंट भी दे देती है या फिर निकाल भी देती है तो वो आपको वापस हायर करती है। आपने 3 इडियट देखी ना, उसमें क्या कहा गया है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। अगली न्यूज है अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट ने Q3 FY25 में अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 164% बढ़ाकर 2175.33 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 824.25 करोड़ रुपीस ही था। कंपनी का रेवेन्यू 4.5% बढ़कर 8415.31 करोड़ रुपीस पहुंच गया। वहीं पे अगर मैं आपको स्टैंड अलोन की बात बताऊं तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट 242% से बढ़कर 1758.03 करोड़ रुपीस हो गया। अब बात ये है कि रिजल्ट्स तो इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट्स के बाद इनके परसेंटेज जो है शेयर्स के, वो लगभग 3% गिर गए। ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि हालांकि मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च भी नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा सा सिचुएशन मेरे दिमाग के बाहर है। या तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन आया हो कि बहुत ज्यादा हाई पी पे ये सारी चीजें ट्रेड कर रही हैं और वैल्यूएशन इशू हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। हाँ, हालांकि जो सीईओ हैं जिनका नाम है अजय कपूर, उनका कहना है कि कंपनी 104 MTPA कैपेसिटी Q4 FY25 तक और 118 MTPA FY26 तक अचीव कर लेगी। मैं आपको MTPA का मतलब भी बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। मैंने वैसे ये चीज कई बार एक्सप्लेन की है, बट फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो। MTPA का मतलब है मिलियन टन पर एनम। ये किसी भी फैक्ट्री का या फिर कंपनी की एक साल में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध है सीमेंट को लेकर के, सीमेंट वॉर को लेकर के, कि सीमेंट की गद्दी पे कौन बैठेगा। जैसे वो गैंग वॉर हुआ था ना कि मिर्जापुर की गद्दी को कौन संभालेगा, वैसे ही ये पूरे सीमेंट सेक्टर की गद्दी पे कौन बैठेगा। ऊपर आई कार्ड पे मैंने वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। अगली न्यूज है आईआईएफएल फाइनेंस की, और ये बिजनेस न्यूज बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जब मैं इस वीडियो के लास्ट में एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, और अगर आपने आईआईएफएल फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप तुरंत उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाओगे। खैर मेरा काम है आपको बिजनेस न्यूज देना, और जो चीजें आपकी नजरें नहीं देख पा रही हैं उन चीजों पे आपकी नजरों को लेकर के जाना। फिलहाल मैं आपको लेकर के चलता हूँ बिजनेस न्यूज की तरफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईआईएफएल फाइनेंस और उससे जुड़ी कई सारी एंटिटीज जैसे कि 361 वैम और आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर टैक्स इविजन के आरोप में रेड शुरू कर दी है, और ये रेड 28 जनवरी 2025 से ही चल रही है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि मुंबई इन्वेस्टिगेशन विंग ने सिर्फ आईआईएफएल के रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रेड डाली है, उन्होंने कमला मिल्स के कई मल्टीपल लोकेशंस को भी टारगेट किया है। अब कमला मिल्स क्या, ये शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि हो सकता है आप मुंबई से ना हो, या फिर अगर आप मुंबई से हो फिर भी हो सकता है आपको न पता हो। बेसिकली कमला मिल्स एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर। और आईआईएफएल फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वो अथॉरिटीज के साथ पूरा कॉर्पोरेशन कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के डिटेल नहीं दिए गए हैं। रेड के बाद 361 वैम के शेयर्स एनएससी पर 5.72% और बीएससी पर 5.17% गिर गए, और शायद ये और ज्यादा गिरे क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट कुछ दिन तक और इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जैसे ही कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसमें 361 वैम या फिर आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर कुछ खतरनाक सा सामने आया सबूत, तो फिर इनके स्टॉक्स और नीचे जाने वाले हैं। अब मैं आपको वो फैक्ट बताता हूँ जिससे आपके होश भी उड़ सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हो तो दिल थाम लो, बैठे हुए हो तो कुर्सियां अच्छे से पकड़ लो। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज हो सकती है। 361 वैम ये जो नाम है ना, ये पहले भी एलिगेशंस के आसपास घूमा हुआ है, पहले भी इस पर एलिगेशन लगे हुए हैं, और कोई छोटे मोटे एलिगेशन नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और जो उनके हस्बैंड है धावल बुच, इन लोगों के ऊपर जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरा
डॉक्यूमेंट लाया था तो उसमें भी 361 वैम का नाम शामिल था। अब आप खुद सोचो, अगर कोई एक कंपनी है जो बार बार किसी न किसी एलिगेशन में फंस रही है, किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी में आ रही है, उसका नाम ऐसे उछाला जा रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो प्लीज एक बार फिर से अपने इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं, वो कहते हैं यू कांट मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। तो अगर कंपनी अच्छा नहीं होगा या फिर उसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं होगा तो आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं। तो ये आप एक फेयर वार्निंग समझ लो मेरी तरफ से, या मेरा राय समझ लो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर करें। अगली न्यूज है महिंद्रा फाइनेंस की। महिंद्रा फाइनेंस का Q3 FY25 प्रॉफिट 63% बढ़कर 899 करोड़ रुपीज हो गया, जो पिछले साल 553 करोड़ रुपीज ही था। और ये जो ग्रोथ है उसका मेन रीजन है क्रेडिट कॉस्ट। एक्चुअली क्रेडिट कॉस्ट 328 करोड़ रुपीज से गिर करके सिर्फ 9 करोड़ रुपीज हो गया, उसके वजह से ये ग्रोथ देखी गई। वहीं पे अगर मैं आपको और फाइनेंशियल्स की तरफ लेकर के चलूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम 16% बढ़कर 2099 करोड़ रुपीज, और टोटल इनकम की बात करूं तो 19% से बढ़ करके टोटल इनकम 41,044 करोड़ रुपीज हो गया। वहीं अगर मैं ग्रॉस लोन बुक की बात करूं तो वो 19% बढ़कर 1.15 ट्रिलियन रुपीज पहुंच गया। जीएनपीए की बात करें तो जीएनपीए 3.93% और नेट एनपीए 2% हो गया। ये न्यूज खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था क्रेडिट कॉस्ट, इसी न्यूज में मैंने कवर किया था। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है कंपनी के बैड लोन्स और प्रोविजनिंग एक्सपेंस कम हो गए हैं। यानी कि पहले जो बैड लोन्स और प्रोविजनिंग थे वो 328 करोड़ रुपीज थे, वो अब गिरकर सिर्फ 9 करोड़ रुपीज हो गए, और ये एक अच्छी बात है। अगली न्यूज है चाइना की। चाइना अपनी मनमानी करते ही जा रहा है और इसका असर बहुत जल्द भारत को देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे डिप्लोमेटिक बातचीत करने के बावजूद एलएसी पर चाइना अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करते जा रहा है। एलएसी भी मैं आपको समझा देता हूं क्या है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये ऑफिशियली डिमेक्रेटेड नहीं है, यानी कि ऑफिशियली निर्धारित नहीं या फिर ऑफिशियली सीमांकित नहीं है। मतलब मेरी हिंदी भी उतनी भी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ऑफिशियली डिमेक्रेटेड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये दोनों देश यानी कि अपना इंडिया, भारत और चाइना, ये दोनों अलग अलग तरीके से क्लेम करते हैं कि ये उनकी बाउंड्री है और उनकी बाउंड्री कहां तक है। इंडिया का कहना है कि हमारी बाउंड्री यहां तक है, और चाइना आपको पता है हर कंट्री के साथ मनमानी करता है। चाइना बता रहा है कि मेरी बाउंड्री यहां तक है। तो ये प्रॉब्लम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होते जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंडिया को क्या करना है। अगर इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को डायरेक्ट प्रोजेक्ट देता है या फिर पीएसयूज को, वो पीएसयूज जो टैंक या फिर जो आर्मर्स बनाते हैं उनको वो प्रोजेक्ट देता है, तो फिर इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है। वरना चाइना की ये जो दबदबाने वाली चीज है, दबंगई है, वो बहुत प्रॉब्लम कर सकती है इंडिया के लिए, और शायद इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे या फिर पूरी जो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर, क्योंकि चाइना इंडिया से कई मामलों में बहुत ज्यादा आगे है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, एआई सेक्टर ले लो, उनका डीप सीक एआई है, मिलिट्री स्ट्रेंथ ले लो आप, वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो अभी इंडिया सारे मामले को बातचीत करके ही सुलझाना चाहता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। ये सारी चीजें भी डिप्लोमेटिक तरीके से हो रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको न्यूज में जरूर कवर करूंगा, क्योंकि ये अपने भारत की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यार। ये सिर्फ बिजनेस न्यूज तो ठीक है, बट कुछ चीजें है ना जो कभी कभी हर किसी को सपोर्ट करनी चाहिए और हर किसी को सबके सामने लाके रखना चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए नए रोड्स, ब्रिजेस, हेलीपैड्स और गन पोजीशंस भी बना रहा है, जो लद्दाख से अरुणाचल तक हर सेक्टर में देखा गया है। अब पीएलए आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पीएलए का मतलब है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की ऑफिशियल मिलिट्री फोर्स का नाम है। अगली न्यूज है आईटीसी होटल्स की। आईटीसी होटल्स के शेयर कल बीएससी पर 188 रुपीज और एनएससी पर 180 रुपीज पर लिस्ट हुए, लेकिन फिर 5% गिरकर 179 रुपीज तक आ गए। और आप कमेंट में बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, और इसी वीडियो में आपको शायद हिंट भी मिल जाए, बट मैं और आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ आईटीसी के साथ। आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग करके नए शेयर्स दिए, जिसमें 10 आईटीसी शेयर्स पर एक आईटीसी होटल्स शेयर मिला। और बात कर लेते हैं कंपनी के प्लान्स के बारे में। तो कंपनी 140 होटल से 200 होटल्स बढ़ाने का प्लान बना रही है और 5000 नए रूम्स ऐड करेगी आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स के डेप्थ की बात करूं मैं तो आईटीसी होटल डेप्थ फ्री है और रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं, वो बहुत समझनी जरूरी है कि लिस्टिंग के बाद डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स 1500 करोड़ रुपीस तक के शेयर्स बेच सकते हैं, जो इस स्टॉक पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अगली न्यूज है मुकेश अंबानी जी की। मुकेश अंबानी जी ने पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को एआई और चैट जीपीटी का इस्तेमाल समझदारी से करने की सलाह दी और कहा कि आर्टिफिशियल बुद्धि नहीं, खुद की
बुद्धि से आगे बढ़ना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चैट जीपीटी का जरूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मेरा भी मानना यही है, क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया है मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, स्पेशली जेनजीज की बात कर रहा हूँ। ये कैन डू जनरेशन है। मैं जैसा कि मुकेश अंबानी जी ने भी कहा, वो लोग क्रिटिकल थिंकिंग करना काफी कम कर चुके हैं। कोई भी ऐसे लिखना है, किसी भी चीज पे कोई भी चीज जाननी है, तुरंत चैट जीपीटी किया, आंसर पा लिया। जब मैं स्टूडेंट था, यानी कि अभी भी वैसे मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं डेली हर चीज सीखता हूँ, लेकिन जब मैं 9th में था, 11th 12th, हर जगह जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो मैं खुद से रिसर्च करता था, बुक्स पढ़ता था, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता था, साइबर जाता था तो फिर विकिपीडिया के पूरे ऐसे जो लंबे लंबे बोरिंग से होते थे उसको पढ़ता था, फिर वहां से खुद से प्रिंट आउट निकालता था, लिखता था, पढ़ता था। तो उससे जो ब्रेन डेवलप होता है ना, वो एक अलग तरह से होता है। बट आजकल ये जो चीजें आ गई हैं बहुत अच्छी हैं और इनका यूज भी हमें करना चाहिए, लेकिन हमें बहुत ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो कि ह्यूमन ब्रेन डेवलप करना धीरे धीरे कम हो जाए। ये फिलहाल शुरुआत है, लेकिन ये चीज हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ और उनको दूर रखो थोड़ा सा चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी का यूज वहीं करना चाहिए जहां पे आप कभी कभी कर लो समझदारी के लिए, लेकिन जब आप पूरी तरह से रिलाय हो जाओगे चैट जीपीटी पे तो फिर आपके माइंड की ग्रोथ रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट को देखो जो आईआईटी तैयारी कर रहा है, वो देखो कैलकुलेशन कैसे करता है, माइंड में ही कर देता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप उम्र आपकी ज्यादा हो गई है या फिर आप चैट जीपीटी या कैलकुलेटर के अभ्यस्त हो गए हो, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वहीं पे जो 11th 12th के बच्चे हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आदत है कि नहीं यार 10 सेकंड में 20 सेकंड में कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाना चाहिए, तो उनका माइंड शार्प हो रहा है, उनके जो मसल्स हैं, ब्रेन मसल्स हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। बट हमारे जो ब्रेन मसल्स हैं वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट होते जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत अच्छा है। खैर, मुकेश अंबानी जी ने ये जो एडवाइस दी है वो तब दी है जब चाइना का एआई मॉडल डीप सीक R1 टेक दुनिया भर में वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया का खुद का एक एआई होना बहुत जरूरी है। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, टीसीएस, अब ऐसी कंपनीज अगर एआई नहीं बनाएंगी तो फिर कौन बनाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं, डीप सीक ने एआई सेक्टर में चैट जीपीटी का कंपटीशन बढ़ा दिया है, लेकिन उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक के साथ भी यही था। टिकटॉक बैन हो गया, बीजीएमआई, अभी फिलहाल बीजीएमआई चल रहा है, लेकिन पहले जो पबजी हुआ करता था वो भी बैन हो गया था। उसका भी रीजन प्राइवेसी पॉलिसी ही था, और मैंने कल के वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरी एक और वीडियो है, उसपे मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि जो पूरा डीप सीक है वो लामा से भी बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है, और यानी कि जो फेसबुक का आपका एआई है और जो चैट जीपीटी है उससे 1000 टाइम्स बेटर होने वाला है। मैंने पहले ही न्यूज में बता दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऊपर आई कार्ड पे देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करके बेल आइकन पे जरूर हिट करो, ताकि आपको ऐसी चीजें डेली समय से पहले मिल जाए। हालांकि रिलायंस ने एक बहुत अच्छा कदम भी उठाया है। रिलायंस एनवीडिया के एआई प्रोसेसर्स ले रहा है और जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में है। तो आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमें ट्विटर पे भी जरूर फॉलो करें। उसपे हम ज्यादा न्यूज डालते हैं, क्योंकि ट्विटर पे इजी होता है, तुरंत टाइप करो, पोस्ट कर दो। यूट्यूब पे क्या होता है, पहले वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर डिजाइन करो, फिर ऑडियो सही करो, क्योंकि कभी कभी ऑडियो में ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सांस की आवाज तेज हो जाती है, तो कभी बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। वीडियो एडिट करो, टाइप करो, फिर वीडियो की एसईओ करो, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर इतनी मेहनत लगती है तो यार एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।